अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। नावल है दिल जुनून, एपिसोड 2। राइटर हैं रिमशा हयात, वॉइस ओवर बाय अरफा। जी तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, नावल स्टार्ट करते हैं। इफ़रा कमरे में दाखिल हुई थी और हाथ की पुश्त से उसने अपने आंसू साफ़ किए थे। उसे हमेशा शुबाना की बातें तकलीफ़ देती थी। अब तो उसे आदत हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा तकलीफ़ पहुंचती थी। अभी वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। पहले उसे अपनी नज़रों का धोखा लगा, लेकिन फिर अचानक उसकी नज़रें सामने जम गई। आंसू भी थम गए थे। वहाँ सच में कोई खड़ा था। कौन है वहाँ? इफ़रा ने अपना खुश्क हल्क तर्क करते सामने नज़र आते अक्स की तरफ अपने कदम बढ़ाते पूछा। इफ़रा के पूछने पर भी मुकाबिल की तरफ से छाई खामोशी ने उसे मज़ीद घबराने पर मजबूर कर दिया। तुम मुझे देखना चाहती हो प्रिटी गर्ल? कुछ पल बाद मुकाबिल की सर्द और गंभीर आवाज़ ने इफ़रा को वहीं अपने कदम रोकने पर मजबूर किया। इफ़रा आंखें फैलाए सामने देख रही थी जब वो इंसान चलता हुआ इफ़रा के सामने कुछ फासले पर खड़ा हो गया। चेहरा उसका मास्क से ढका हुआ था और अंधेरे की वजह से इफ़रा को वो ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था, लेकिन मुकाबिल का कसरती वजूद उसे अंधेरे में भी नज़र आ रहा था। चोर चोर, इफ़रा ने मुंह में बुड़बुड़ाते अपनी तरफ कदम बढ़ाते शख्स को देखते खौफजदा लहजे में कहा। उसे लगा घर में कोई चोर घुस आया है। अगर वो यहाँ मर भी जाती तो किसी को तो पता ही नहीं चलता था, और किसी को उसके मरने का दुख तो कतई नहीं होना था। इससे पहले इफ़रा चीखती या वहाँ से भागने की कोशिश करती, मुकाबिल फ़ौरन से पहले उसके सामने दीवार बने खड़ा हुआ और अपना वज़नी हाथ गुड़िया के होंठों पर रखे उसकी सूजी हुई आंखों में देखा। मुकाबिल की मास्क से झांकती पुरकशिश मगर सर्द निगाहें इफ़रा के रहे से उसान खिता कर गई थी। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है तो तुम चीख सकती हो या यहाँ से भागने की कोशिश कर सकती हो। इसके बाद तुम्हारी लाश घर वालों को कहीं नहीं मिलेगी। मुकाबिल ने करख्ती से कहते उसके होंठों से अपना हाथ पीछे किया, लेकिन अभी भी वो उसके करीब खड़ा था। उसके सामने इफ़रा खुद को छोटी सी बच्ची महसूस कर रही थी। मुकाबिल का लहजा करख्त तो था ही, लेकिन खौफनाक ज़्यादा था। इफ़रा आंखों में खौफ लिए कांपती टांगों से बमुश्किल वहाँ खड़ी थी। उसने मुकाबिल के कंधे पर हाथ रखे उसे पीछे करना चाहा, जो इसके मज़ीद करीब हो रहा था, लेकिन मुकाबिल को उसका छूना ज़रा भी पसंद नहीं आया था। उस इंसान के माथे पर बल गहरे हुए और उसने इफ़रा की कलाई को पकड़ी। उसकी तरफ देखते उसे खुद के करीब किया, इतना करीब कि वो इफ़रा के दिल की धड़कन को साफ महसूस कर सकता था। इफ़रा को लगा कि वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी मज़ीद उसे खौफज़दा होना था। जब उसकी नज़र मुकाबिल की गिरफ्त में दबोचे अपने हाथ पर पड़ी और हाथ पर लगे खून को देखकर वो वहीं बुत बनी बेयकीनी से खड़ी रही। बाहर से आती रोशनी इफ़रा के चेहरे पर पड़ रही थी। मुकाबिल उसका चेहरा देख सकता था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी इफ़रा को सिर्फ मुकाबिल की आंखें ही नज़र आई थी। खून खून, इफ़रा ने आंखें फाड़ी अटकते हुए मुश्किल इतना ही कहा। आह लड़की, मुझे नफ़रत है तुम जैसी डरपोक लड़कियों से। मुकाबिल ने बेजारी से कहते उसकी कलाई को छोड़ दिया जो उसके सहारे खड़ी थी। मुकाबिल के छोड़ते ही वो होश हवास से बेगाना होती मुकाबिल के कदमों में धड़ाम से गिर गई थी। इससे पहले कि वो इंसान यहाँ से भागने की कोशिश करता, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसके माथे पर शिकन आ गए थे। यकीनन अंदर आने वाले इंसान का आज आखिरी दिन था। ज़ात, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुर्तज़ा साहिब ने संजीदगी से ज़ात को देखते हुए कहा, जिसकी तैयारी को देखते लग रहा था वो कहीं बाहर जा रहा है। बाबा जान, मैं आगा जान से मिलने जा रहा हूँ, रात में बात करते हैं। ज़ात ने मसरूफ़ से अंदाज में अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते कहा। ज़ात, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है। वहाँ जाना तुम्हारा इतना ज़रूरी नहीं है जितनी मेरी बात अहम है, मुर्तज़ा साहिब ने अपने गुस्से पर काबू पाते सर्द लहजे में कहा। बाबा जान, आप अच्छी तरह जानते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी, बल्कि आप सिर्फ मुझे रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा बता देता हूँ, मुझे आगा जान से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और अब मैं जा रहा हूँ, ज़ात ने दो टोक अल्फाज में कहा और भारी कदम लेता वहाँ से चला गया। पीछे मुर्तज़ा साहिब ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाए, दांत पे दांत जमाए अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। मुर्तज़ा, तसीन वापस कब आ रहा है? रुखसाना बेगम ने वहाँ आते मुर्तज़ा को देखते पूछा। तुम्हारा एक बेटा तुमसे संभाला नहीं जा रहा, दूसरे को यहाँ बुलाने का क्या फ़ायदा? वो भी अपने भाई जैसा ही होगा। मुर्तज़ा साहिब ने अपनी जोजा को देखते जले कटे अंदाज में कहा। माथे पर बल मज़ीद गहरे हुए थे। मुर्तज़ा, ज़ाद आपकी एक बात के अलावा बाकी सारे आपके हुक्म आंखें बंद किए मानता है। आगा जान उसके दादा हैं और आप भी जानते हैं कि वो आगा जान से कितनी मोहब्बत करता है, और आप कह रहे हैं कि ज़ाद आपकी बात नहीं मानता। रुखसाना बेगम ने नाराज़गी से कहा। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि मुर्तज़ा ज़ात के बारे में ऐसे बात करे, क्योंकि वो अपने बाप का कितना फर्माबरदार था वो अच्छी तरह जानती थी।
جب میں نے اسے منع کیا ہے کہ وہ حویلی نہیں جائے گا تو کیوں میری بات نہیں مانتا؟ اور تم اس کی طرفداری نہ ہی کیا کرو، یہاں کوئی بھی میری بات نہیں مانتا، سارے اپنی مرضی کرتے ہیں، مجھے تو کسی خاطر میں نہیں لاتے، مرتضیٰ نے غصے سے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے رخسانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پوچھنے تسین کے بارے میں آئی تھی اور مرتضیٰ نہ جانے کیا کچھ کہہ کر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں ان باپ بیٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پتہ نہیں آغا جان اور ان کے درمیان سب ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ رخسانہ نے گہرا سانس لیتے کہا اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ دونوں باپ بیٹی کی اکثر اسی ایک بات پر بحث ہوتی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام زاد اور چھوٹے کا نام تسین تھا۔ زاد اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں ان کے ساتھ ہوتا تھا اور بہت کم ہی وہ دوست بناتا تھا۔ زاد اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا اور اس کا چھوٹا بھائی تسین جو اسٹڈی کے لیے لندن گیا تھا اور اب وہ واپس آنے والا تھا، لیکن کب واپس آ رہا تھا یہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ تھوڑا شرارتی اور خوش مزاج انسان تھا، اس کی کمپنی کو ہر کوئی انجوائے کرتا تھا۔ مرتضیٰ اپنی فیملی کے ساتھ شہر کے پوش علاقے میں رہتا تھا۔ بزنس کی دنیا میں اس کا ایک نام تھا اور اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی، غریب لوگوں سے اسے سخت چڑ تھی۔ افرا پوری رات ٹھنڈی زمین پر بے ہوش پڑی رہی تھی اور اب تو اسے بخار بھی ہو گیا تھا۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ جایا کرتی تھی لیکن ابھی تک وہ باہر نہیں آئی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی کسی کام کی نہیں ہے، جاؤ اور افرا کو دیکھو کہیں مر کھپ تو نہیں گئی۔ شبانہ نے کچن میں داخل ہوتے ملازمہ کو دیکھتے غصے سے کہا۔ جی بی بی جی، ملازمہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ فکر تو اسے بھی ہو رہی تھی۔ ماما میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، شیبا نے اپنی ماں کو بتایا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی جب اس کی ماں نے اسے آواز دیتے روکا۔ آج ہمیں تمہاری خالہ کی طرف جانا ہے، ٹائم سے گھر آ جانا، مجھے تمہیں دوبارہ یاد نہ کروانا پڑے۔ شبانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کس لیے وہاں جانا ہے؟ شیبا نے آبرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری اور ذات کی بات پکی کرنی ہے، شبانہ نے رخ موڑے کہا۔ موم اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں کون سا بھاگے جا رہی ہوں، شیبا نے جلدی سے اپنی ماں کے سامنے کہا۔ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، شکر کرو ابھی میں نے صرف رشتے کی بات کی ہے، تمہارے باپ کو بتا دوں گی نا کہ ان کی لاڈلی کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے، وہ فوراً تمہیں رخصت کر دیں گے۔ شبانہ نے شیبا کو گھورتے ہوئے کہا جو اپنی ماں کی بات سنتے ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ موم آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، شیبا نے نظریں جھکاتے چراتے کہا۔ آج جلدی آ جانا اور اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے، شبانہ کہتے ہی کام میں لگ گئی اور شیبا فوراً کچن سے نکل گئی۔ بی بی جی افرا میڈم بے ہوش زمین پر پڑی ہیں اور ان کو بخار بھی ہے، ملازمہ نے پریشانی سے شبانہ کو بتایا اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی مالکن کا کیا جواب ہوگا، لیکن اس بار شبانہ کی بات نے اسے حیران کیا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو، میں نہیں چاہتی کہ آج کے دن خالد اور اس لڑکی کی وجہ سے پروگرام کینسل کرے، اور اس کا خیال رکھنا، اس بات کا خالد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ لڑکی تو ہماری زندگیوں میں عذاب بن کر نازل ہوئی ہے، شبانہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے فوراً چلی گئی تھی۔ ملازمہ نے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا جس کے چیک اپ کے بعد دوائی دیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ملازمہ اسی کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا، ڈاکٹرز نے کہا تھا شام تک ان کو ہوش آ جائے گا۔ ملازمہ جو عمر میں اس سے 5 سال بڑی تھی، اس نے ہمیشہ افرا کا خیال رکھا تھا، وہ جانتی تھی اس گھر میں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ افرا کو پڑھنے کا شوق تھا لیکن کالج کے بعد شبانہ نے اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے اس نے کافی بار کوشش کی کہ شبانہ مان جائے لیکن وہ نہیں مانی، تو افرا بھی خاموش ہو گئی اور گھر کے کام کرتی رہی۔ اس کی لاش کو یہاں لانے کی اجازت کس نے دی؟ کمینوں، اس کی لاش کو کسی گندی نالی میں پھینک دیتی۔ مجھے نفرت ہے بزدل لوگوں سے، لیکن تم بھی تو بزدل ہو اور تم سب کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلیک مانسٹر نے کراتے ہوئے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھتے قہر برساتی نظروں سے غصے میں کہا۔ فیصل کی لاش دیکھتے اور یشم کا پیغام سنتے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان سب کی لاشیں مجھے یہاں زمین پر چاہیے، مار ڈالو ان سب کمینوں کو، اب ان کے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلیک مانسٹر نے اپنے پیچھے کھڑے 2 آدمیوں کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے گولیوں کی آوازوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور گولیوں کی آوازیں اس کے سرد چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھیں۔ تمہیں دیکھ لوں گا یشم، بلیک مانسٹر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ بلیک مانسٹر کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ ایک ماسک پہنتا تھا جس سے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی تھی، وہ اپنے مطلب کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ بلیک مانسٹر چاہتا تھا کہ یشم اس کے ساتھ کام کرے، لیکن یشم صرف ایک انسان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا جس کو بلیک مانسٹر سخت ناپسند کرتا تھا۔ مافیا کی دنیا کا جانا پہچانا نام ان دونوں کا تھا جس سے بلیک مانسٹر کو نفرت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بلیک مانسٹر بار بار یشم کو فورس کرتا تھا کہ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے ہاتھ ملا لے، اگر دونوں مل جاتے تو بلیک مانسٹر سے ہر ایک پر فتح حاصل کر لیتا۔ تم نے فیصل کے ساتھ کیا کیا؟ کنگ نے لبوں میں سگریٹ ٹکائے اسے لیٹر سے سلگاتے کرختگی سے پوچھا۔ میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، لیکن وہ پاگل انسان بہت زیادہ چیخ رہا تھا اور اس کی آواز مجھے زہر لگ رہی تھی، یشم نے صوفے پر بیٹھتے عام سے لہجے میں بتایا۔ کنگ چلتا ہوا یشم کے پاس آیا اور اس کی طرف جھکا۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس کمینے کو اتنی آسان موت دینے کی؟
किंग ने माथे पर शिकन लिए ठंडे लहजे में यशम को देखते ही पूछा, जो किसी से ना डरने वाला इंसान किंग के बदलते लहजे और तेवर से खौफजदा हो जाता था। किंग साहब, आप अपने ये खौफनाक तेवर अपने तकिए रखा करें। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। और तुम्हारा जख्म कैसा है? यशम ने हाथ की उंगली से उसके कंधे पर रखते, उससे पीछे करते, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते पूछा। इस बात से किंग को कल रात वाली वो लड़की याद आ गई। जब वो बेहोश हुए ज़मीन पर गिरी तो बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंकना हो गया था। लेकिन जो कोई भी था वो अंदर नहीं आया, बल्कि सुबह के काम इफ्रा को बताए बाहर से ही चला गया था। वो मुलाजमा थी जो उसे सुबह के काम शुबाना के हुक्म के मुताबिक रोज़ाना रात को उसे कमरे से बाहर खड़े बताकर चली जाती थी। उसका इरादा अंदर आने का था, फिर ना जाने क्यों अंदर नहीं आई और वहाँ से चली गई थी। इसके जाते ही किंग ने एक नज़र इफ्रा के वजूद पर डाली और फिर वहाँ से चला गया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? यशम ने किंग के उस फजूल बात को इग्नोर किए और इफ्रा के ख्याल को झटकते हुए सर्द लहजे में पूछा। बताया तो है, उसकी आवाज़ मुझे जहर लग रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और फिक्र मत करो, ब्लैक मॉन्स्टर का इसी में उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होगा। यशम ने कंधे झुकाते किंग के हाथों से सिगरेट लेना चाहा, लेकिन किंग की घूरी ने उसे हाथ पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। ब्लैक मॉन्स्टर तुम्हें अपने गैंग में शामिल करना चाहता है, तो फिर तुमने क्या सोचा? किंग ने सीधा खड़े होते संजीदगी से पूछा। तुम मेरा जवाब अच्छी तरह जानते हो, और आइंदा मुझसे ऐसा सवाल मत पूछना। अगर कोई बात करनी हो तो कॉल कर लेना। यशम ने खड़े होते रुख मोड़े कहा। एक सेकंड में उसका लहजा तब्दील हुआ था। और तुम आइंदा मुझसे इस तरह के लहजे में बात मत करना, मुझे तुम्हारे संजीदा होने एक आंख नहीं भाता। किंग ने अपना सिगरेट यशम के हाथों में थमाते हुए उसे तंबीह करते कहा और वहाँ से तहखाने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, जहाँ उसका शिकार कुर्सी पर बंधा बैठा था। उसके जाते ही यशम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कमीना है, लेकिन अच्छा भी है। यशम ने सिगरेट को लबों तले लेते खुद से कहा और आराम से बैठा उसके गहरे कश लेने लगा। किंग तहखाने में दाखिल हुआ, जहां वो इंसान चेहरे पर खौफ लिए बैठा था। किंग को आते देख उसकी रूह फना हुई थी। वो जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। किंग, मुझे मार दो प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथों मरने को तैयार हूँ। उस आदमी ने किंग को देखते उसके सामने मौत की भीख मांगती खौफजदा लहजे में कहा। किंग के होंठों पर उसकी बात सुनती धीमी मगर पूरे इसरार से मुस्कुराहट आ गई थी। मौत तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन तकलीफ़ के बाद। किंग की गंभीर और सर्द आवाज़ ने उस आदमी को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। उससे पहले ही किंग कुछ करता, उसका मोबाइल रिंग हुआ था। किंग ने नंबर देखा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, लेकिन कल मिलेंगे, किंग ने मसनूई अफसरदगी से कहा। लेकिन जाने से पहले उसने टेबल पर पड़ा एक चाकू पकड़ा और उस आदमी के पास आते उसे समझने का मौके दिए बगैर उसकी कलाई की पुष्ट में चाकू घोंप दिया। उस आदमी की चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगी थी। अब ठीक है, किंग ने अपने हाथ साफ करते मुतमिन से अंदाज में कहा, वहाँ से चला गया। साद हवेली आया तो सबसे पहले उसका सामना इन्फाल से हुआ था, जिसे वो देखना नहीं चाहता था। इन्फाल सर पर दुपट्टे को अच्छी तरह सेट किए अपनी कलाई में पहनी सुर्ख रंग की चूड़ियों से खेलती चलती आ रही थी। उसने ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहनी थी। ज़ाद को देखते उसके चेहरा खिल उठा था। ज़ाद ने इन्फाल को अपनी तरफ आते देखा तो उसे इग्नोर किए वहाँ से जाने लगा, जबकि इन्फाल जल्दी से उसके रास्ते में हायल हुए उसका रास्ता रोक चुकी थी। ज़ाद ने एक सर्द निगाह इन्फाल के तीखे नैनकुश वाले चेहरे पर डाली। भरे हुए होंठ, काली बड़ी आंखें और सामने रंग में हमेशा की तरह वो पुरकशिश लग रही थी। ज़्यादा अच्छी तरह जानता था कि वो पागल लड़की उसे पसंद करती है, लेकिन वो उसे पसंद या उससे मोहब्बत नहीं करना चाहता था। आप आगा जान से मिलने आए हैं ना? इन्फाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता, इसलिए बार बार मेरे रास्ते में मत आया करो। और ये आखिरी बार मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूँ, ज़ाद ने सर्द लहजे में कहा। इन्फाल का मुस्कुराता चेहरा एक पल में फीका पड़ा था। आप हमेशा मुझसे इस लहजे में क्यों बात करते हैं? आपका ये लहजा हमेशा मुझे तकलीफ़ देता है। इन्फाल ने भारी लहजे में कहा। किसने कहा कि बार बार मेरे रास्ते में आया करो? इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करो। मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए दोबारा मेरे सामने मत आना, ज़ाद ने दो टोक लहजे में कहा। इन्फाल को लगा किसी ने उसका दिल कांच के टुकड़ों की तरह तोड़ दिया हो। वो हमेशा से ज़ाद का सख्त रवैया बर्दाश्त करती आई थी, लेकिन आज उसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो नादान लड़की कब इस खड़ूस इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, उसे खुद पता नहीं चला था। अगर उसे मालूम होता तो कभी भी ज़ाद से मोहब्बत करने की गलती ना करती, लेकिन ये उसके हाथ में नहीं था। इन्फाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि इन्फाल कोई जवाब देती, बदरान आलमगीर की भारी आवाज़ पर इन्फाल ने मुड़कर अपने भाई की तरफ देखा। जारी है जी। थोड़ी देर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएं। अल्लाह हाफिज़।